उसे भी यहीं ले आओ। मैं तो दिन को यहाँ बहुत कम रहता हूँ। रात को चारपाई डालकर बाहर पड़ा रहूँगा। मेरी वजह से तुम लोगों को कोई तकलीफ न होगी। यहाँ कोई दूसरा मकान मिलना मुश्किल है। यही झोपड़ा बड़ी मुश्किलों से मिला है। यह अंधेर नगरी है। जब तुम्हारी सुविधा कहीं लग जाए तो चली जाना। मगनदास को क्या मालूम था कि हजरत इश्क उसकी ज़बान पर बैठे हुए उससे यह बात कहला रहे हैं। क्या यह ठीक है कि इश्क पहले माशूक के दिल में पैदा होता है? नागपुर इस गांव से 20 मील की दूरी पर था। चंपा उस दिन चली गई और तीसरे दिन रंभा के साथ लौट कर आई। यह उसकी भतीजी का नाम था। उसके आने से झोपड़े में जान सी पड़ गई थी। मगनदास के दिमाग में मालिन की लड़की की जो तस्वीर थी, उसका रंभा से कोई मेल न था। वह सौंदर्य नाम की चीज़ का अनुभवी जौहरी था, मगर ऐसी सूरत जिस पर जवानी की ऐसी मस्ती और दिल का चैन छीन लेने वाला आकर्षण हो, उसने पहले कभी न देखा था। उसकी जवानी का चांद अपनी सुनहरी और गंभीर शान के साथ चमक रहा था। सुबह का वक्त था। मगनदास दरवाजे पर पड़ा ठंडी ठंडी हवा का आनंद उठा रहा था। रंभा सिर पर घड़ा रखे पानी भरने को निकली। मगनदास ने उसे देखा और एक लंबी सांस खींचकर उठकर बैठ गया। चेहरा मोहरा बहुत ही मोहक, ताजे फूल की तरह खिला हुआ चेहरा, आंखों में गंभीर सरलता। मगनदास को उसने भी देखा। चेहरे पर लाज की लाली दौड़ गई। प्रेम ने पहला वार किया। मगनदास सोचने लगा, क्या तकदीर यहाँ कोई और गुल खिलाने वाली है? क्या दिल मुझे यहाँ भी चैन लेने न देगा? रंभा, तू यहाँ नाहक आई। नाहक एक गरीब का खून तेरे सर पर होगा। मैं तो अब तेरे हाथों बिक चुका, मगर क्या तू भी मेरी हो सकती है? लेकिन नहीं, इतनी जल्दीबाजी ठीक नहीं। दिल का सौदा सोच समझकर करना चाहिए। तुमको अभी जब्त करना होगा। रंभा सुंदरी है, मगर झूठे मोती की आब और ताब उसे सच्चा नहीं बना सकती। तुम्हें क्या खबर कि उस भोली भाली लड़की के कान प्रेम के शब्द से परिचित नहीं हो चुके हैं? कौन कह सकता है कि उसके सौंदर्य की वाटिका पर किसी फूल चुनने वाले के हाथ नहीं पड़ चुके हैं? अगर कुछ दिनों की दिलबस्तगी के लिए कुछ चाहिए तो तुम आज़ाद हो, मगर यह नाजुक मामला है। ज़रा संभल के कदम रखना। पेशेवर जातों में दिखाई देने वाला सौंदर्य अक्सर नैतिक बंधनों से मुक्त होता है। 3 महीने गुजर गए। मगनदास रंभा को ज्यों-ज्यों बारीक से बारीक निगाहों से देखता, त्यों-त्यों उस पर प्रेम का रंग गाढ़ा होता जाता। वह रोज़ उसे कुएं से पानी निकालते देखता। वह रोज़ घर में झाड़ू देती, रोज़ खाना पकाती। आह, मगनदास को उन ज्वार की रोटियों में जो आनंद आता था, वह अच्छे अच्छे व्यंजनों में ना आता था। उसे अपनी कोठरी हमेशा साफ सुथरी मिलती। न जाने कौन उसके बिस्तर बिछा जाता था। क्या यह रंभा की कृपा थी? उसकी निगाहें शर्मीली थी। उसने उसे कभी अपनी तरफ चंचल निगाहों से ताकते नहीं देखा था। आवाज़ ऐसी मीठी, उसकी हंसी की आवाज़ कभी उसके कानों में न आई थी। अगर मगनदास उसके प्रेम में मतवाला हो रहा था तो कोई ताज्जुब की बात नहीं थी। उसकी भूखी निगाहें बेचैनी और लालसा में डूबी हुई हमेशा रंभा को ढूंढा करती थी। वह जब किसी गांव को जाता तो मीलों तक उसकी जिद्दी और बेताब आंखें मुड़ मुड़ कर झोपड़े के दरवाजे की तरफ आती। उसकी ख्याति आसपास के गांवों में फैल गई थी, मगर उसके स्वभाव की मुसीबत और उदार हृदयता से अक्सर लोग अनुचित लाभ उठाते थे। इंसाफ पसंद लोग तो स्वागत सत्कार से काम निकाल लेते, और जो लोग ज़्यादा समझदार थे वे लगातार तकाज़ों का इंतज़ार करते, क्योंकि मगनदास इस फन को बिल्कुल नहीं जानता था। दिन रात के दौड़ धूप के बावजूद भी गरीबी से उसका गला न छूटता था। जब वह रंभा को चक्की पीसते हुए देखता तो गेहूं के साथ उसका दिल भी पीस जाता था। वह कुएं से पानी निकालती तो उसका कलेजा निकल आता। जब वह पड़ोस के औरत के कपड़े सीती तो कपड़ों के साथ साथ मगनदास का दिल भी छिप जाता, मगर न कुछ बस में था न काबू में। मगनदास की हृदय भेदी दृष्टि को इसमें तो कोई संदेह न था कि उसके प्रेम का आकर्षण बिल्कुल बेअसर नहीं है, वरना रंभा की उन वफाओं से भरी हुई खातिरदारियों की तुक कैसे बिठाता।
वफा ही वह जादू है जो रूप के गर्व का सिर नीचा कर सकता है। मगर प्रेमिका के दिल में बैठने का मुद्दा उसमें बहुत कम था। कोई दूसरा मनचला प्रेमी अब तक अपने वशीकरण में कामयाब हो चुका होता था, लेकिन मगन दास ने दिल आशिक का पाया था और जबान माशूक की। एक रोज शाम के वक्त चंपा किसी काम से बाजार गई हुई थी और मगन दास हमेशा की तरह चारपाई पर पड़ा सपने देख रहा था। रंभा अद्भुत छटा के साथ उनके सामने आकर खड़ी हो गई। उसका भोला चेहरा कमल की तरह खिला हुआ था और आंखों से सहानुभूति का भाव झलक रहा था। मगन दास ने उसकी तरफ पहले आश्चर्य और फिर प्रेम की निगाहों से देखा और दिल पर जोर डालकर बोला, आओ रंभा, तुम्हें देखने को बहुत दिनों से आंखें तरस गई थी। रंभा ने भोलेपन से कहा, मैं यहाँ ना आती तो तुम मुझसे कभी ना बोलते। मगन दास का हौसला बढ़ा, बोला, बिना मर्जी पाए तो कुत्ता भी नहीं आता। रंभा मुस्कुराई, कली खिल गई, मैं तो आप ही चली आई। मगन दास का कलेजा उछल पड़ा। उसने हिम्मत करके रंभा का हाथ पकड़ लिया और भावावेश में कांपती हुई आवाज़ में बोला, नहीं रंभा, ऐसा नहीं है, यह मेरे महीनों की तपस्या का फल है। मगन दास ने बेताब होकर उसे गले से लगा लिया। जब वह चलने लगी तो अपने प्रेमी की ओर प्रेम भरी दृष्टि से देखकर बोली, अब यह प्रीत हमको निभानी होगी। पौ फटने के वक्त जब सूर्य देवता के आगमन की तैयारियां हो रही थीं, मगन दास की आंखें खुली। रंभा आटा पीस रही थी। उस शांतिपूर्ण सन्नाटे में चक्की की घूमर घूमर बहुत सुहानी मालूम होती थी और उससे सुर मिलाकर वह बड़े प्यारे ढंग से गाती जा रही थी। झुलनिया मोरी पानी में गिरी, मैं जानूं पिया मोको मनई है, उल्टी मनावन मोको पड़ी, झुलनिया मोरी पानी में गिरी। साल भर गुजर गया। मगन दास की मोहब्बत और रंभा के सलीके ने मिलकर उस वीरान झोपड़ी को कुंज बाग बना दिया। अब वहाँ गायें थीं, फूलों की क्यारियाँ थीं और कई देहाती ढंग के मोढ़े थे। सुख सुविधा की अनेक चीज़ें दिखाई पड़ती थीं। एक रोज़ सुबह के वक्त मगन दास कहीं जाने के लिए तैयार हो रहा था कि एक संभ्रांत व्यक्ति अंग्रेजी पोशाक पहने उसे ढूंढता हुआ आ पहुंचा और उसे देखते ही दौड़कर गले से लिपट गया। मगन दास और वह दोनों एक साथ पढ़ा करते थे। वह अब वकील हो गया था। मगन दास ने भी अब उसे पहचाना और कुछ झेंपता और कुछ झिझकता उसके गले से लिपट गया। बड़ी देर तक दोनों दोस्त बातें करते रहे। बातें क्या थी, घटनाओं और संयोग की एक लंबी कहानी थी। कई महीने हुए, सेठ लगन दास का छोटा बच्चा चेचक की नज़र हो गया। सेठ जी ने दुख के मारे आत्महत्या कर ली और अब मगन दास सारी जायदाद, कोठरी, इलाके और मकानों का एक छत्र स्वामी था। सेठानियों में आपसी झगड़े हो रहे थे। कर्मचारियों ने गबन को अपना ढंग बना रखा था। बड़ी सेठानी उसे बुलाने के लिए खुद आने को तैयार थी। सेठ मक्खन लाल ने अता पता बताया। रंभा अधीर हो रही थी कि यह कौन है और इनमें क्या बातें हो रही हैं। 10 बजते बजते वकील साहब मगन दास से 1 हफ्ते के अंदर आने का वादा लेकर विदा हुए। ठीक उसी वक्त रंभा आ पहुंची और पूछने लगी, यह कौन थे? इनका तुमसे क्या काम था? मगन दास ने जवाब दिया, यमराज का दूत। रंभा, क्या असगुन बकते हो? मगन, नहीं नहीं रंभा, यह असगुन नहीं, यह सचमुच मेरी मौत का दूत था। मेरी खुशियों के बाग को रौंदने वाला, मेरी हरी भरी खेती को उजाड़ने वाला। रंभा, मैंने तुम्हारे साथ दगा किया है। मैंने तुम्हें अपने फरेब के जाल में फंसाया है। मुझे माफ़ करो। मोहब्बत ने मुझसे यह सब करवाया। मैं मगन सिंह ठाकुर नहीं हूँ। मैं सेठ लगन दास का बेटा और सेठ मक्खन लाल का दामाद हूँ। मगन दास को डर था कि रंभा यह सुनते ही चौंक पड़ेगी, शायद उसे जालिम दगाबाज कहे, मगर उसका ख्याल गलत निकला। रंभा ने आंखों में आंसू भरकर सिर्फ इतना कहा, तो क्या तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे? मगन दास ने उसे गले लगाकर कहा, हाँ। रंभा, क्यों? मगन, इसीलिए कि इंदिरा बहुत होशियार, सुंदर और धनी है। रंभा, मैं तुम्हें न छोड़ूंगी। मानती हूँ कि थी कभी इंदिरा की लौंडी,
पर अब उसकी सौत बनूंगी। तुम जितनी मुझसे मोहब्बत करोगे उतनी इंदिरा से तो ना कर सकोगे, क्यों? मगन दास इस भोलेपन पर मतवाला हो गया। मुस्कुरा कर बोला, अब इंदिरा तुम्हारी लौंडी बनेगी। मगर सुनता हूँ वह बहुत सुंदर है, कहीं मैं उसकी सूरत पर लुभा न जाऊं। मर्दों का हाल तुम नहीं जानती, मुझे तो अपने आप से ही डर लगता है। रंभा ने विश्वास भरी आंखों से देखकर कहा, क्या तुम भी ऐसा करोगे? आह, जो जी में आए करना, मैं तुम्हें न छोड़ूंगी। इंदिरा रानी बने, मैं लौंडी होकर रहूंगी, क्या इतने पर भी मुझे छोड़ दोगे? मगन दास की आंखें डबडबा गई। बोला, प्यारी, मैंने फैसला कर लिया है कि दिल्ली न जाऊंगा। या तो मैं कहने ही न पाया कि सेठ जी का स्वर्गवास हो गया है, बच्चा उनसे पहले ही चल बसा। अफसोस सेठ जी के आखिरी दर्शन भी न कर सका। अपना बाप भी इतनी मोहब्बत नहीं कर सकता था, उन्होंने मुझे अपना वारिस बनाया है। वकील साहब कहते थे कि सेठानियों में अनबन है, नौकर चाहकर लूट पाट मचा रहे हैं। वहाँ का यह हाल है और मेरा दिल वहाँ जाने पर राज़ी नहीं होता है। दिल तो यहाँ है, वहाँ कौन जाए? रंभा ज़रा देर तक सोचती रही, फिर बोली, तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। इतने दिन तुम्हारे साथ रही, जिंदगी का सुख लूटा। अब जब तक जिंदगी जीऊंगी इसी सुख का ध्यान करती रहूंगी। मगर तुम मुझे भूल तो न जाओगे? साल में एक बार देखने ज़रूर आना, और इसी झोपड़ी में। मगन दास ने बहुत रोका, मगर आंसू न रुक सके। बोला, रंभा, यह बातें ना करो, कलेजा बैठ जाता है। मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता, इसीलिए नहीं कि तुम्हारे ऊपर कोई एहसान है। तुम्हारी खातिर नहीं, अपनी खातिर। वह शांति, वह प्रेम, वह आनंद जो मुझे यहाँ मिलता है और कहीं नहीं मिल सकता। खुशी के साथ जिंदगी बसर हो, बस यही मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है। मुझे ईश्वर ने यह खुशी यहाँ दे रखी है, तो मैं उसे क्यों छोड़ूं? धन दौलत को मेरा सलाम है, मुझे उसकी हवस नहीं है। रंभा फिर गंभीर स्वर में बोली, मैं तुम्हारे पाँव की बेड़ी न बनूंगी। चाहे तुम मुझे अभी न छोड़ो, लेकिन थोड़े दिनों में तुम्हारी यह मोहब्बत न रहेगी। मगन दास को कोड़ा लगा, जोश से बोला, तुम्हारे सिवा इस दिल में अब कोई और जगह नहीं पा सकता। रात ज़्यादा आ गई थी, अष्टमी का चांद सोने जा चुका था। दोपहर के कमल की तरह साफ आसमान में सितारे खिले हुए थे। किसी खेत के रखवाले की बांसुरी की आवाज़, जिसे दूरी ने तासीर, सन्नाटे ने सुरीलापन और अंधेरे ने आत्मिकता का आकर्षण दे दिया था, कानों में आ रही थी, जा रही थी। जैसे कोई पवित्र आत्मा नदी के किनारे बैठी हुई पानी की लहरों से या दूसरे किनारे के खामोश और अपनी तरफ खींचने वाले पेड़ों से अपनी जिंदगी की गम की कहानी सुना रही हो। मगन दास सो गया, मगर रंभा की आंखों में नींद न आई। सुबह हुई, मगन दास उठा और रंभा रंभा पुकारने लगा, मगर रंभा रात को ही अपनी चाची के साथ वहां से कहीं दूर चली गई थी। मगन दास को उस मकान की दरो दीवार पर एक हसरत सी छाई हुई मालूम हुई कि जैसे घर की जान निकल गई हो। वह घबराकर कोठरी में गया, जहाँ रंभा रोज चक्की पीसती थी, मगर अफसोस आज चक्की एकदम निश्चल थी। फिर वह कुएं की तरफ दौड़ा, लेकिन ऐसा मालूम हुआ कि कुएं ने उसे निगल जाने के लिए अपना मुंह खोल दिया है। वह बच्चों की तरह चीख उठा, रोता हुआ फिर उसी झोपड़ी में आया, जहाँ कल रात तक प्रेम का वास था, मगर उस वक्त वह शोक का घर बना हुआ था। जब जरा आंसू थमे तो उसने घर में चारों तरफ निगाह दौड़ाई। रंभा की साड़ी अरगनी पर पड़ी हुई थी। एक पिटारी में कंगन रखा हुआ था, जो मगन दास ने उसे दिया था। बर्तन सभी रखे हुए थे, साफ सुथरे। मगन दास सोचने लगा, रंभा, तूने रात को कहा था मैं तुम्हें न छोड़ूंगी, क्या तूने वह बात दिल से कही थी? मैंने तो समझा था तू दिल लगी कर रही है, नहीं तो तुझे कलेजे में छिपा लेता। मैं तो तेरे लिए सब कुछ छोड़े बैठा था, तेरा प्रेम मेरे लिए सब कुछ था। मैं यूं बेचैन हूँ, क्या तू बेचैन नहीं? हाय, तू रो रही है, मुझे यकीन है कि तू अब भी लौट कर आएगी।
फिर सजीव कल्पनाओं का एक जमघट उसके सामने आया। वह नाजुक अदाएं, वह मतवाली आंखें, वह भोली भाली बातें, वह अपने को भूली हुई सी मेहरबानियाँ, वह जीवनदायिनी मुस्कान, वह आशिकों जैसे दिलजोरियाँ, वह प्रेम का जोश, वह हमेशा खिला रहने वाला चेहरा, वह लचक लचक कर कुएं से पानी लाना, वह इंतज़ार की सूरत, वह मस्ती से भरी हुई बेचैनी, यह सब तस्वीरें उसकी निगाहों के सामने बेताबी के साथ फिरने लगी। मगनदास ने एक ठंडी सांस ली और आंसुओं और दर्द की उमड़ती हुई नदी को मर्दाना जब्त से रोककर उठकर खड़ा हुआ। नागपुर जाने का फैसला पक्का हो गया। तकिए के नीचे से संदूक की कुंजी उठाई तो कागज का एक टुकड़ा निकल आया। यह रंभा की विदा की चिट्ठी थी। प्यारे, मैं बहुत रो रही हूँ, मेरे पैर नहीं उठते, मगर मेरा जाना ज़रूरी है। तुम्हें जगाऊंगी तो तुम मुझे जाने न दोगे। आह, कैसे जाऊं अपने प्यारे पति को छोड़कर। किस्मत मुझे यह आनंद का घर छुड़वा रही है। मुझे बेवफा न कहना, मैं तुमसे फिर मिलूंगी। मैं जानती हूँ कि तुमने मेरे लिए यह सब कुछ त्याग दिया, मगर तुम्हारे लिए ज़िंदगी में बहुत कुछ उम्मीदें हैं। मैं अपनी मोहब्बत की धुन में तुम्हें उन उम्मीदों से दूर क्यों रखूं? अब तुमसे जुदा होती हूँ। मेरी सुध मत भूलना, मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगी। यह आनंद के दिन कभी न भूलेंगे। क्या तुम मुझे भूल सकोगे? तुम्हारी प्यारी रंभा। मगनदास को दिल्ली आए हुए 3 महीने गुजर चुके हैं। इस बीच उसे सबसे बड़ा जो निजी अनुभव हुआ वह यह था कि रोजी की फिक्र और धंधों की बहुतायत से उमड़ती हुई भावनाओं का जोर कम किया जा सकता है। 1.5 साल पहले का वह बेफिक्र नौजवान अब एक समझदार और सूझबूझ रखने वाला आदमी बन गया था। सागर घाट में कुछ दिनों रहने से उसे रियाया की इन तकलीफों का निजी ज्ञान हो गया था, जो कारिंदों और मुख्तारों की सख्तियों के बदौलत उन्हें उठानी पड़ती है। उसने उसे रियायत के इंतज़ाम में बहुत मदद की। कर्मचारी दबी जबान से उसकी शिकायत करते और अपनी किस्मतों और ज़माने के उलट फेर को कोसते, मगर रियाया खुश थी। हाँ, जब वह सब धंधों से फुर्सत पाता तो एक भोली भाली सूरत वाली लड़की उसके ख्याल के पहलू में आ बैठती और थोड़ी देर के लिए वह सागर घाट का भरा भरा झोपड़ा और उसकी मस्तियाँ आंखों के सामने आ जाती। सारी बातें एक सुहाने सपने की तरह याद आकर उसके दिल को महसूसने लगती। लेकिन कभी कभी खुद ब खुद उसका ख्याल इंदिरा की तरफ भी जा पहुँचता। उसके दिल में रंभा की वही जगह थी, मगर किसी तरह उसमें इंदिरा के लिए एक कोना भी निकल आया था। जिन हालातों और आफतों ने उसे इंदिरा से बेजार कर दिया था वह अब रुखसत हो गई थी। अब उसे इंदिरा से कुछ हमदर्दी सी हो गई थी। अगर उसके मिजाज में घमंड है, हुकूमत है, तकल्लुफ़ है, शान है, तो यह उसका कसूर नहीं। यह रईसजादों की आम कमज़ोरियाँ हैं। यही उनकी शिक्षा है। वे बिल्कुल बेबस और मजबूर हैं। इन बढ़ते हुए और संतुलित भावों के साथ जहाँ वह बेचैनी के साथ रंभा की याद को ताज़ा किया करता था, वहीं इंदिरा का स्वागत करने और उसे अपने दिल में जगह देने के लिए भी तैयार था। वह दिन दूर नहीं था जब उसे इस आजमाइश का सामना करना पड़ेगा। उसके कई आत्मीय आमिराना शान शौकत के साथ इंदिरा को विदा कराने के लिए नागपुर गए हुए थे। मगनदास की तबीयत आज तरह तरह के भावों के कारण, जिनमें प्रतीक्षा और मिलन की उत्कंठा विशेष थी, उचाट सी हो रही थी। जब भी कोई नौकर आता तो वह संभल कर बैठ जाता कि शायद इंदिरा आ पहुंची। आखिर शाम के वक्त जब दिन और रात गले मिल रहे थे, जनान खाने में जोर शोर से गाने की आवाज़ों ने बहू के पहुंचने की सूचना दी। सुहाग की सुहानी रात थी। 10 बज गए थे। खुले हुए हवादार सहन में चांदनी छिटकी हुई थी। वह चांदनी जिसमें नशा है, आरजू है और खिंचाव है। गमलों में खिले हुए गुलाब और चंपा के फूल चांद की सुनहरी रोशनी में ज़्यादा गंभीर और खामोश नजर आते थे। मगनदास इंदिरा से मिलने के लिए चला। उसके दिल में लालसाएं ज़रूर थी, मगर एक पीड़ा भी थी। दर्शन की उत्कंठा थी, मगर प्यास से खाली। मोहब्बत नहीं, प्राणों का खिंचाव था जो उसे खींचे लिए जाता था।
उसके दिल में बैठी हुई रंभा शायद बार बार बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी, इसलिए दिल में धड़कन हो रही थी। वह सोने के कमरे के दरवाजे के पास पहुंचा। रेशमी पर्दा पड़ा हुआ था। उसने पर्दा उठाया। अंदर एक औरत सफ़ेद साड़ी पहने हुए खड़ी थी। हाथ में चंद खूबसूरत चूड़ियों के सिवाय उसके बदन पर एक भी जेवर न था। जो ही पर्दा उठा और मगन दास ने अंदर कदम रखा, वह मुस्कुराती हुई उसकी तरफ बढ़ी। मगन दास ने उसे देखा और चकित होकर बोला, रंभा, और दोनों प्रेमावेश से लिपट गए। दिल में बैठी हुई रंभा बाहर निकल आई थी। साल भर गुजरने के बाद एक दिन इंदिरा ने अपने पति से कहा, क्या रंभा को बिल्कुल भूल गए? कैसे बेवफा हो? कुछ याद है उसने चलते वक्त तुमसे क्या विनती की थी? मगन दास ने कहा, खूब याद है। वह आवाज़ भी कानों में गूंज रही है। मैं रंभा को भोली भाली लड़की समझता था। यह नहीं जानता था कि यह त्रिया चरित्र का जादू है। मैं अपनी रंभा को अब भी इंदिरा से ज़्यादा प्यार करता हूँ। तुम्हें डाह तो नहीं होती? इंदिरा ने हंसकर जवाब दिया, डाह क्यों हो? तुम्हारी रंभा है तो क्या मेरा गनसिंह नहीं है? मैं अब भी उस पर